हाँ, ऐसे तो भैया आप बहुत सेल्फिश हो। भाई हूँ तो हूँ, अब जैसा हूँ क्या करूँ। उसके लिए बच्चों मैं सॉरी मांग लेता हूँ आपसे कि मैं थोड़ा आज लेट हो गया। अदिति बोलेगी थोड़ा नहीं भैया, देखो मेरा प्लस और माइनस 10 मिनट्स का क्या है, वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। मैं आपको सॉरी अभी मांगता हूँ जब 10 मिनट के ऊपर लेट होता हूँ। खैर, हाँ जी। आज की बच्चों बहुत प्यारी प्यारी सी आपको सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज आपके हालचाल मैंने पहले ही जान लिए रिवीजन करा करके। और बिना किसी भूमिका के आज की क्लास का टॉपिक चालू करता हूँ, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। थोड़ा बहुत जो मुझे क्लास में लेट हुआ है उसकी कमी मैं पूरी करा दूंगा आपको। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक को पढ़ करके कि वाकई में हमने कुछ टॉपिक पढ़ा है। एट लास्ट आपके मुस्कुराते हुए चेहरे होंगे कि हाँ, आज हम कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ के आए, कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड कंज्यूमर फॉर सर्विसेज। कल मैंने आपको बताया था कि आम तौर पे अगर मैं आपको पूछूं कि कंज्यूमर कौन होता है, तो नॉर्मली जो गुड्स को और सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। सर्विसेज के लिए वर्ड यूज करते हैं अवेल करना। गुड्स को कंज्यूम करता है और सर्विसेज को अवेल करता है। और फाइनली अगर मैं बोलूं हु अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स और सर्विसेज नॉर्मली, तो वो कौन होता है, कंज्यूमर होता है। बट कोपरा 2019 ने कंज्यूमर की अपनी डेफिनेशन दी है। और वो डेफिनेशन को मैं दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, कंज्यूमर फॉर गुड्स और कंज्यूमर फॉर सर्विसेज। नमन भैया क्या दोनों में कोई फर्क है क्या? बेटा फर्क कुछ नहीं है, बस इंग्लिश का फर्क है। क्योंकि गुड्स के लिए वर्ड अलग यूज होंगे और सर्विसेज के लिए वर्ड अलग यूज होंगे। बेस में जो कॉन्सेप्ट चल रहा होगा वो एक ही चल रहा होगा। तो इसका मतलब हमें जब सर्विसेज मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उसमें ना तो मेरे को इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और ना ही आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। मेरे को जितने भी एफर्ट्स लगाने हैं वो कंज्यूमर फॉर गुड्स को समझाने में लगाने हैं। ठीक है ना? ये आपको समझेगा तो कंज्यूमर फॉर सर्विसेज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नमन भैया एग्जाम में अगर आया कि कंज्यूमर को डिफाइन करने का, तो दोनों को ही लिखने का है, कंज्यूमर फॉर गुड्स और कंज्यूमर फॉर सर्विसेज। चलो सारी बातें आपने बता रहे हो, आप बताते जा रहे हो। आप सीधा मुद्दे की बात पे आओ ना, क्या पढ़ाना नहीं आता क्या आपको कंज्यूमर फॉर गुड्स? अरे बेटा सुबह सुबह शक कर रहे हो, देख लो ना। कह रहा है एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन। बेटा लॉ की लैंग्वेज है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, है ना? इसमें मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि बिजनेस का कोई भी टॉपिक हो या इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक हो, आपको समझ में आता है तो आप आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन ये लॉ की लैंग्वेज है ना? ये लॉ ने डेफिनेशन दी है तो ये आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी, इसमें कोई हेरफेर नहीं होगा। ठीक है ना? इसमें जो है सो है, वैसा ही आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एनी पर्सन, कोई भी वो इंसान, यहाँ पे मैन का कोई चक्कर नहीं है, वीमेन का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना? मतलब कोई भी हो सकता है, वो कोई भी। नमन भैया यार ये तो कितनी कॉमन बात थी। बेटा जब एग्जाम में आता है ना तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक एक चीज बता के चल रहा है। एनी पर्सन, कोई भी वो इंसान हो, कोई भी वो बंदा, कोई भी वो इंसान हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन। कैसी बात कर रहे हो भैया? जो गुड बाय करता है उसे तो हम कस्टमर बोलते हैं। जो गुड बाय करता है उसे तो हम कस्टमर बोलते हैं। आप हमें पढ़ा रहे हो कंज्यूमर की डेफिनेशन। मैंने एक बात और भी तो बोली आपको कि यहाँ पे जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? मैं मानता हूं कि नॉर्मली जो गुड्स बाय करता है वो कस्टमर होता है और जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है। लेकिन इसने केवल इतना ही नहीं बोला हु बाय गुड्स, उसने बोला फॉर कंसिडरेशन। क्या बोला? वापस से बोलता हूं, एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन। कोई भी वो इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी वो इंसान हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन, जो गुड्स को बाय करता है किसके लिए? कंसिडरेशन के लिए। मतलब उसने क्या किया हो, बदले में कुछ पे किया हो। कंसिडरेशन का मीनिंग मैंने पहले भी आपको बता के रखा है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। और कंसिडरेशन का लॉ की लैंग्वेज में जो वर्ड होता है वो भी मैंने आपको बता के रखा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो इस टाइम पे। वो तो कंसेंसस एडिडम तो कंसेंट के लिए होता है। कंसिडरेशन का मैंने आपको एक टेक्निकल वर्ड बताया था, क्विड प्रो क्यो। आया कुछ याद? क्विड प्रो क्यो, उसका वो तो लॉ का वर्ड है ना? बेयर वर्ड है वो तो। लेकिन उसको सिंपली क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन को और अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में क्या कर दूं, सिंप्लीफाई कर दूं, तो वो होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमने कुछ दिया हो।
बच्चों यहीं से ही केवल इतने ही वर्ड से केस स्टडी आपको डेवलप करके देता हूं की भी है मैंने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मित्तल साहब के पास वो कोई तो चिंटू आया था फेयर एंड हैंडसम की विदाउट बिलिंग के ले गया था वो। हाँ बोलो। वो कोर्ट में जाके, कंज्यूमर कोर्ट में जाके पंडित जी केस करता है, क्या कर सकता है? वो नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने कल आपको एक जाते जाते ऐसे ही है ना एक ऐसे टॉपिक दिखाया था, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, और वहां पे सबसे पहले लिखा था कंज्यूमर। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो मित्तल साहब के पास वो जो विदाउट बिलिंग के फेयर एंड हैंडसम ले गया था वो बंदा, क्या वो कंज्यूमर है? नहीं, नहीं वो कंज्यूमर, वो आम जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, आम जिंदगी में से कोई मतलब नहीं है। मैं फिलहाल किस पे स्टिक करता हूँ? कोपरा 2019 पे। कोपरा 2019 ये बोलता है वो कंज्यूमर नहीं है। क्यों नहीं है कंज्यूमर? क्यों नहीं? नहीं, उसने खरीदा तो है, उसने गुड्स बाय तो किया है, लेकिन बस बाय किया है, फॉर कंसिडरेशन नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे ना ये वाले जो वर्डिंग थी, ये वाले वर्डिंग नहीं थे, मतलब डेफिनेशन में है लेकिन वो से फुलफिल नहीं कर रहा था। देखो, एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन, जिसने कुछ परचेज किया हो लेकिन बदले में कुछ दिया हो, फॉर कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। और बच्चे लोगों, अगर आप सेलर हो, मैं कंज्यूमर हूं, तो मैंने जो आपसे प्रोडक्ट खरीदा है, उसके बदले में नॉर्मल जिंदगी में मैं आपको क्या करूंगा? मनी पे करूंगा। क्या पे करूंगा? मनी पे करूंगा। आपने मेरे को प्रोडक्ट दिया, मेरे को जो प्रोडक्ट वो मिला, उसके बदले में मैंने आपको क्या दिया? कंसिडरेशन दिया। और आपको जो कंसिडरेशन मिला है, मतलब जो मनी मिला है, उसके कंसिडरेशन में आपने मेरे को क्या दिया? वो प्रोडक्ट दिया। बेटा दोनों पार्टी कुछ ना कुछ ऑफर करते आना चाहिए दोनों पार्टी को, यानी कि दोनों पार्टी कुछ ना कुछ पे करेगी, दोनों पार्टी कंसिडरेशन देगी। मेरा पैसा देने के बदले में मेरे को कंसिडरेशन में वो गुड्स मिला है ना? और क्योंकि क्या हुआ है, मैंने आपको जो पेमेंट की है, मेरे को तो वो गुड्स मिल गया, है ना? लेकिन जो सामने वाला है, सामने वाले को मैंने क्या दिया है? उसके उसने जो मेरे को प्रोडक्ट दिया है, उसको मैंने क्या दिया है? मनी दिया है। क्या दिया है? तो दोनों पार्टी ने एक दूसरे को कंसिडरेशन दिया है। क्या दिया है? कंसिडरेशन। एनी पर्सन, कोई भी वो इंसान, हु बाय गुड्स, जो क्या करता है? गुड बाय करता है। क्या केवल इतने काफी है क्या? फॉर कंसिडरेशन, जिसने बदले में कुछ पे किया हो, ठीक है ना? एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन, इन विच द कंसिडरेशन, जिसमें जो कंसिडरेशन है, ठीक है ना? कंसिडरेशन, ध्यान से सुनना बच्चों, हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड। हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड, मुझे लगता है 50% जनता समझ चुकी है ये क्या है। वंश समझा? क्या समझा? जहां पे जो हमने कंसिडरेशन है, वो ये बोलो इसका मीनिंग, ये जो मैं अभी येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड। नहीं? हाँ ना? जैन साहब, या तो हमने पे कर दिया या फिर हमने प्रॉमिस कर दिया कि दे देंगे। वेरी गुड, यानी कि क्रेडिट सेल। उसके लिए क्रेडिट सेल, मेरे लिए क्रेडिट परचेज, मैं अगर कंज्यूमर हूं तो। इसका मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि एक बंदा है, उसने फेयर एंड हैंडसम खरीद, पहले तो ऐसे बोलेगा कि खरीदी लेकिन पैसा नहीं दिया, लेके तो आ गया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो वो भी कंज्यूमर नहीं है, वो किसी के कोर्ट में नहीं जा सकता, बिकॉज वो कंज्यूमर नहीं है। दूसरा, वो ऐसा आपको थोड़ा उलझाएगा कि उसने पैसा ऐसा बोला तो कि मैं दूंगा, लेकिन वो उधारी पे लेके आया, उसने बोला कि मैं दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, तो क्या ये केस कर सकता है? नहीं कर सकता? कर सकता है बेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिडरेशन हैज बीन पेड, या तो पे कर दिया हो, और लिखा है बीच में, और या क्या कर दिया? प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं दे दूंगा। यानी कि कुल मिला के अगर तुमने क्रेडिट पे क्या किया है बच्चे लोगों, परचेज किया है क्रेडिट पे, तो वो भी एक क्या है? कंज्यूमर है, जिसने क्रेडिट पे परचेज किया है। वापस से सारे बच्चे बोलो, एनी पर्सन, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन विच द कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रॉमिस, या तो पे कर दिया हो, मतलब पे पूरा पूरा पे कर दिया हो, ये पूरा पूरा क्या कर दिया हो? प्रॉमिस कर दिया हो। बीच में क्या लगा हुआ है? और, या तो ये, या तो पे कर दिया हो, कंसिडरेशन जो देना है हमें बदले में, या तो पे कर दिया हो या तो प्रॉमिस कर दिया हो। उसके बाद में भी देखो क्या लिखा है? और लिखा है। क्या लिखा है? या
पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। क्या बोल रहा है? कुछ तो, जरूरी नहीं आधा, जरूरी नहीं आधा, है ना। पार्टली का मतलब है कुछ। कभी तुम उसे आधा लेके बैठ जाओ, अभी तुम हाफ लोगे ना तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर वो केस स्टडी ऐसी डेवलप कर देगा, तुम तो अभी ऐसे मान लिया मैं तुम यहाँ पे तुम बोल रहे हो आधा और मैंने कुछ बोला नहीं है आपको, ठीक है ना, तो तुम ऐसे सोच के बैठ गए कि आधा तो उसने पे कर दिया हो। वो क्वेश्चन में ऐसा देगा कि एक प्रोडक्ट 100 रुपए का था और वो 10 रुपए दे आया, तुम्हारे मन में क्या आएगा? जब हम पढ़ रहे थे तो वो तो पार्टली का मतलब तो ऐसा था कि आधा पे कर दिया हो और आधा प्रॉमिस कर दिया हो, तो इसने तो आधा पे किया ही नहीं है, तो ये कंज्यूमर नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बोला पार्टली, पार्टली में चाहे वो 1 भी रुपया हो, 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 1 भी रुपया हो, समझ में? कुछ पे कर दिया हो और कुछ प्रॉमिस कर दिया। भाई साहब ये लो 10 रुपए तो अभी ले लो, 90 में बाद में दे दूंगा, खाते कमाते दे देंगे। चलता है भारत में, ऐसा चलता है उधार। हाँ बोलो ना, बोलो वापस से। एनी पर्सन, ए आगे बोलो ना, एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन in which the consideration has been paid or promised, partly paid और partly promised, और देखो अभी चार चार अरेंजमेंट बताया। ये जो बाद में जो एबीसी पॉइंट लिख रहा है ना बच्चे लोगों, ये अरेंजमेंट बता रहा है। क्या बता रहा है? किस चीज का अरेंजमेंट बता रहा है? कंसिडरेशन का। कि कंसिडरेशन या तो आपने पहले नंबर पे कर चुका हो, या आपने पूरा पूरा प्रॉमिस कर दिया हो, या पार्टली पे कर दिया हो और पार्टली, सिंपल सी बात है बच्चों, जब पार्टली पे करेगा तो पार्टली प्रॉमिस जरूर आएगा। नमन भैया यार एक डाउट आ रहा है हमें, जब हम गुड्स परचेज करके लेके आते हैं, आपने बोला कि वो गुड्स जो परचेज किया उसमें बदले में हमने क्या दिया हो? कंसिडरेशन दिया हो। क्या दिया हो? कंसिडरेशन। आपने इधर बोला कि हैज बीन पेड में तो समझ में आता है हमें कि कंसिडरेशन चला गया है, लेकिन जब आपने प्रॉमिस किया, जब आपने प्रॉमिस किया तो वहां पे तो कंसिडरेशन कुछ है ही नहीं, वहां पे तो कंसिडरेशन कुछ है ही नहीं, तो फिर ये कंज्यूमर कैसे हुआ? बेटा स्टिल ही इज अ कंज्यूमर, ही और शी इज अ कंज्यूमर। व्हाई? बिकॉज प्रॉमिस करना भी अपने आप में क्या है? कंसिडरेशन है। तुमने मेरे को ये बोला नमन भैया आप हमें पढ़ाओ, ठीक है ना, और हम आपको विद इन अ मंथ या विद इन 15 डेज आपको क्या कर देंगे? हम पे कर देंगे। तो बेटा जो आपने प्रॉमिस किया है, एंड दैट प्रॉमिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन, वो जो प्रॉमिस है वो क्या है? वैलिड कंसिडरेशन है। मैं आपको अपनी अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, आपने मेरे को बदले में प्रॉमिस किया है, तो वो कंसिडरेशन है। क्या है? बात समझ में आ रही है ना? मैं आपके बिहाफ पे, आपको मुझे लगता है कि शायद अभी इतने डाउट अंदर से नहीं आ सकते, लेकिन एग्जाम में अगर डाउट हो जाए तो पता, अभी वहां पे ऐसे रहेगा कि उसने तो कुछ कंसिडर, वो पता क्या करेगा, एक लाइन लिख के देगा कि उसने तो प्रॉमिस कर दिया और कुछ पे तो किया ही नहीं। तुम्हारे मन में डाउट क्रिएट हो जाएगा, यार पढ़ के तो ये आए थे कि प्रॉमिस कर दिया हो तो भी चलेगा, लेकिन इसने अब एक लाइन और बोल दी कि दिया तो कुछ है ही नहीं, प्रॉमिस किया। तो प्रॉमिस भी बच्चों क्या होता है? वैलिड कंसिडरेशन होता है। जब आप लोग क्या पढ़ेंगे ना, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत डिटेल में ये चर्चा होती है कि क्या क्या कंसिडरेशन होता है ना। अभी जस्ट इसके बाद जब भी आप ग्रेजुएशन में जाओगे या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पुराना एक्ट है, 1872, वो पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ने मिलेगी। कंसिडरेशन क्या होता है, कंसेंट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, इस तरह की चीजें वहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ने मिलेगी आपको। वापस से बच्चों, नमन भैया क्या पगला गए हो क्या? एक चीज को बार बार बुला रहे हो बेटा, तभी तो होएगा ही, तभी तो आपको समझ में आएगा। वापस से बोल दो, बिना देखे बोलोगे क्या? एनी पर्सन who buy goods for consideration in which the consideration has been paid or promised, partly paid and partly promised, ठीक है ना। और अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पे स्किप कर गया थोड़ा, एक चीज और पूछ लेता हूँ आगे चलने से पहले। बच्चों बुरा तो नहीं मानोगे आप? राजा बाबू इधर देखो एक बार, देखो ये तो और लिखा हुआ है और इधर एंड लिखा हुआ है। आपको लॉ की लैंग्वेज समझ में आती है कि उधर और क्यों लिखा है, इधर एंड क्यों लिखा है? वहां तो या तो पे करेगा या उधार करेगा, कुछ पे करेगा कुछ प्रॉमिस कर देगा, तो और लिख देना चाहिए था ना, एंड लिखा क्यों? क्योंकि कुछ पे किया ना। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि कंसिडरेशन सफिशिएंट भी होना चाहिए।
क्या भी होना चाहिए। अब मान ले तुम 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके 10 रुपए तुमने दे दिए, बात समझ में आ रही है, 10 रुपए तुमने दे दिए और तुमने बीच में और लिख दिया कि या तो ये कर दो या तो ये कर दो, तो तुम्हें समझेगा क्या, कंसिडरेशन सफिशिएंट नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जबकि क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन, ये सारी चीजें नोट कर लो, ऐसे मेरे को सामने से होले जैसे मत देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें नोट कर लो, बाद में काम में आएगी ये, ठीक है ना। अभी तो लग रहा है कि मजा आ रहा है, धीरे धीरे नोट भी करते जाओ जैसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, और सफिशिएंट होने के लिए यहाँ पे वर्ड और नहीं चलेगा, एंड चलेगा, तभी तो सफिशिएंट होएगा कि कुछ तो मैं, क्योंकि जो प्रॉमिस किया वो भी तो कंसिडरेशन होता है, तो कुछ तो मैंने क्या कर दिया, पे कर दिया, एंड और कुछ क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा, तो दोनों चीजें चलेगी। ऐसे नहीं कि या तो ये कर दे कि पार्टली पे कर दे, पार्टली क्या कर दे, प्रॉमिस कर दे, हाँ बोलो ना, वैसा नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों, और क्या लिखा हुआ है, और एक बार प्लीज गुस्सा तो नहीं होगे, पूरा बोल दो जहां तक मैंने बताया आपको। और कोई भी अगर डाउट होगा ना, कोई भी अगर डाउट होगा, एक भी वर्ड में, एक एक वर्ड को करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक भी वर्ड में अगर कोई डाउट हो तो मेरे को अभी पूछना वापस से। एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन विच द कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड, और नहीं एंड पार्टली प्रोमिस, आगे मत चलो अभी, ठीक है ना। एक बार फिर बोलो, कुछ बच्चों ने बीच में मिस्टेक की है, जहाँ पे एंड बोलना था वहां पे और बोला है, ठीक है ना। तुम बोलोगे क्या फर्क पड़ता है नमन भैया एंड और में, बेटा बहुत फर्क पड़ता है। कभी भी ऐसे मन में मत लेके आना कि ठीक है यार, कोई को हमारी जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा उसे क्या पता पड़ेगा, वो तो तब तक भूल चुका होगा, ठीक है ना। हम लिख देते हैं, क्या ही पता चलेगा, बेटा पता चल जाएगा, ठीक है ना। कुछ तो थोड़ा आता ही होगा उसको, है ना, कॉपी चेक कर रहा है तो। वापस से, एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन विच द कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड और या, ठीक है ना। देखो अरेंजमेंट कितने आ रहे, या तो पे कर दिया हो एक अरेंजमेंट, या प्रॉमिस कर दिया हो पूरा पूरा दूसरा अरेंजमेंट, और तीसरा अरेंजमेंट ये पूरा है, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, इसमें चौथा अरेंजमेंट हो रहा है, यानी कि चौथा ऑप्शन हो रहा है आपको पे करने के लिए, कंसिडरेशन पे करने के लिए। वो कह रहा है अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट। हैव यू हर्ड द वर्ड डेफर्ड पेमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड पेमेंट? फ्यूचर पेमेंट। Oh my god. So what is the difference between promised consideration and deferred payment? बिकॉज प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन में भी तो हम फ्यूचर में ही पेमेंट करेंगे, है ना बात, बोलो ना। हाँ जी, जल्दी बोलो। आपने बोला डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट, और प्रॉमिस जब हम कर रहे हैं तब भी तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर डेफर्ड पेमेंट प्रॉमिस कंसिडरेशन से अलग कैसे हुई। अरे तुम्हें समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी मैं ही झूम रहा हूँ ऐसे अपनी मस्ती में। वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर, अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट वगैरह। मेरा तो तुक्का था ऐसा, मैंने सही मार दिया वो तुक्का। हाँ जी, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, अंडर एनी स्कीम ऑफ, या कोई भी ऐसी स्कीम हो, कोई भी ऐसी स्कीम जहां पे तुम्हें डेफर पेमेंट करनी हो, डेफर पेमेंट मतलब फ्यूचर में पेमेंट करनी हो। और इसका एग्जांपल है बच्चों ईएमआई। दूसरा इसका एग्जांपल है हायर परचेज। तीसरा इसका एग्जांपल है लीज, बताऊंगा भी, LEASE। देखो ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, क्या होता है उसमें, वो छोटी छोटी आइटम्स के लिए क्या रहता है, मतलब ज्यादा जो बड़े बड़े जो असेट्स नहीं होते हैं, जो बड़ी अमाउंट में नहीं होते उनके लिए, उनकी जो बड़ी अमाउंट में होता है उनके लिए ईएमआई नहीं होता, उनके लिए होता है हायर परचेज या लीज होता है, ठीक है ना। अभी बताता हूँ ईएमआई, जहां पे आप क्या करते हो, एक डाउन पेमेंट करते हो, क्या करते हो, डाउन पेमेंट समझते हो क्या, हाँ, कुछ तो आपको इमीडिएट पेमेंट करनी होगी, ठीक है ना, तो कंसिडरेशन पार्टली पे हो गया, और बाकी तुमने जो प्रॉमिस किया उसको एक अरेंजमेंट में, एक डेफर पेमेंट की, इतना 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 हर महीने हम किस्त देते रहेंगे, हर साल हम किस्त देते रहेंगे, ऐसा।
ईएमआई, वैसे मतलब जो ईएमआई होता है उसमें मंथली जाती है इंस्टॉलमेंट, छोटी आइटम्स के लिए होता है। हायर परचेज क्या होता है? बच्चे लोगों, ये जो लोग गाड़ी वगैरह फाइनेंस कराते हैं, गाड़ी जो फाइनेंस कराते हैं हायर परचेज पे होती है। किस पे होती है? जैसे अपने बैंक से फाइनेंस करा ली गाड़ी, मतलब तुम कार लेके किसी और से आए, लेकिन फाइनेंस किससे कराई? बैंक से। अब जो कार का जो सप्लायर है, जो फोर व्हीलर का जो सप्लायर है, उसको तो इमीडिएट पेमेंट कौन कर देगा? बैंक। समझ में आ रही है बात? अभी वो उसकी जो पेमेंट है जो आपको करनी होगी, वो हर महीने उस वेंडर को नहीं करनी होगी, कार सप्लायर को नहीं करनी होगी, किसको करनी होगी? बैंक को करनी होगी। ठीक है ना? और बेटा लोगों, जब तक आप फाइनल पेमेंट क्या नहीं करते, क्लियर नहीं करते, किसकी? बैंक की, तो उसकी जो इसकी जो पेपर्स होते हैं ना, उसकी ओनरशिप जो होती है वो किसके पास होती है? बैंक के पास होती है। किसके पास होती है? बैंक आपको एनओसी तब देता है लास्ट में। एनओसी समझते हो आप? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नमन भैया, साला हम कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, किधर निकल गए हम? बेटा यही तो इसमें डेप्थ है, यही तो इसमें डेप्थ है। ये नहीं पढ़ा तो कुछ कुछ नहीं पढ़ा, फिर तो ऊपर से मैं इंग्लिश की हिंदी कर दूंगा, तुम्हें से रटा दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना? तो बैंक को हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जैसे ईएमआई में भी करते हैं। लेकिन बैंक देखो क्या होता है कि उधर तो क्या हुआ, ईएमआई में ओनरशिप आ तो जाती है हमारे पास। देखो दो चीजें होती है बच्चों की, एक तो होता है पोजेशन। क्या होता है पोजेशन? बोले तो कस्टडी। कस्टडी, कस्टडी तो हमारे पास आई गई, ईएमआई में भी आ गई कस्टडी, लेकिन उसमें ओनरशिप भी कहीं ना कहीं आ जाती है। बस आजकल क्या करते हैं, जैसे वो आप मोबाइल लेके आओ तो वो इसमें एक ऐसा एप्लीकेशन रहता है कि वो बंद हो जाता है अगर आप टाइम पे क्या नहीं करोगे, इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे। ऐसे ही रहता है ना? ठीक है ना? लेकिन हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज में आपके पास पोजेशन तो आ जाता है, लेकिन ओनरशिप भी जब ट्रांसफर होगी, जब आप लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट क्या कर दीजिएगा? पे कर दीजिएगा। वो हायर परचेज होता है। समझ में आ रही है बच्चों बात? और उसके सिमिलर होता है लीज। क्या होता है? लीज थोड़ा और भी बड़ी असेट्स के लिए होता है, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो गई, वो लीज पे होती है। लीज मतलब ऐसा तुमने हिंदी में सुना होगा, अपने पापा लोगों से सुना होगा, पट्टे पे है। वो बहुत नॉर्मल वर्ड है। हालांकि हालांकि जो लीज होता है ना, ये लीज बहुत अपने आप में, इसके ऊपर जब इसकी अकाउंटिंग आप करते हो ना, तो आज के दिन पे बच्चों लीज के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 लगता है, इंड एस 116। उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। लीज भी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंशियल लीज। ठीक है ना? ऑपरेटिंग लीज में केवल आपको प्रॉपर्टी को यूज करने मिलती है और आप बदले में उसका किराया देते रहते हो। क्या देते रहते हो? किराया देते रहते हो। लेकिन फाइनेंस लीज में क्या रहता है? फाइनेंस लीज में ऑप्शन रहता है कि आप उस प्रॉपर्टी को परचेज भी कर सकते हो। उसमें एक परचेजिंग ऑप्शन रहता है। उसमें रहता है कि आप प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो और रेंट दे रहे हो। जैसे अभी ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे पास जहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी एक टाइप से आप ये समझो कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास ऑपरेटिंग लीज पे है। किस पे है? जहाँ पे मेरे को इस प्रॉपर्टी के आरओयू मिले हुए। क्या मिले हुए? मैं बताता हूँ क्या होते हैं आरओयू। आरओयू होते हैं राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज, है ना? तो मेरे को इस असेट को यूज करने के राइट मिले और बदले में मैं रेंटल्स पे कर रहा हूं। क्या पे कर रहा हूं? रेंटल्स पे कर रहा हूं। तो ये होता है ऑपरेटिंग लीज। क्या होता है? किसी भी सूरत में ये प्रॉपर्टी ना तो मैं खरीदने का इच्छुक हूं और ना ही सामने वाला बेचना चाहता है। ठीक है ना? अब जब सामने वाला बंदा एक ऑप्शन दे रहा है मेरे को कि तुम चाहो तो जब तुम्हारा टेन्योर पूरा हो जाएगा, लेट्स सपोज मैंने प्रॉपर्टी 5 साल के लिए ली। कितने साल के लिए ली? तो बोल रहा है 5 साल के बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम इसे क्या भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो इस प्रॉपर्टी को। पेमेंट करनी पड़ेगी उसके लिए बेसिकली। तो बच्चों वो फाइनेंशियल लीज हो जाएगा। और ये मैं आपको बहुत कट शॉर्ट में मैंने आपको बताया। मतलब मैं अगर तुम बोलो, पहली बात तो तुम्हारे लिए तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तुम्हारे लेवल के हिसाब से, लेकिन अगर कोई ढंग से कोई थोड़ा प्रोफेशनल बंदा ये लेक्चर अगर सुन रहा होगा तो बोलेगा कि बहुत कट शॉर्ट में बताया। बेटा मैं मतलब मैं पढ़ा भी किसको रहा हूँ? मैं 12th वालों को पढ़ा रहा हूँ, ना कि सीए फाइनल को पढ़ा रहा हूँ। मैं सीए फाइनल में जब हमारे प्रोफेसर लोग इसको जो फाइनेंशियल लीज होता है, फाइनेंस लीज होता है, जब उसको समझाते हैं तो 3-3 घंटे की 2 क्लास लगती है केवल फाइनेंस लीज को समझाने के लिए। तब जाके फाइनेंस लीज का मतलब समझ में आता है। ठीक है ना? बस मैं आपको कट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब मेरे को आरओयू मिलती है सिंपल, कि बस केवल मैं यूज कर रहा हूँ, यूज करने का राइट है मेरे पास और कुछ नहीं है, तो फिर क्या होता है?
यूज करके हम रेंटल पे करते हैं वो तो होता है ऑपरेटिंग लीज। और जब मेरे पास, जब मैं थोड़ा सा, चलो एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, कि जब मैं ना, जैसे कोई प्रॉपर्टी की लाइफ है 10 साल, कोई मशीनरी की लाइफ है 10 साल, और मैंने उसे रेंटल पे लिए और 8 साल के लिए, किसके लिए? इसका मतलब ऑलमोस्ट लाइफ उसकी मैं ही यूज करूंगा। समझ में आ रही ना? तो ये भी एक फाइनेंस लीज का केस हो सकता है, जहाँ पे जो मेजर लाइफ है, मेजर लाइफ उसकी जो उसकी एसेट की है, उसको उस दौरान मैं ही यूज करने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे भी थोड़ा टेक्निकल टर्म होती है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो तो होता है लेसर। कौन होता है? और जिस जो यूज करता है प्रॉपर्टी को उसे बोलते हैं लेसी। क्या बोलते हैं? लेसी। समझ में आ रही है बच्चों आपको बात? तो देखो, ये बोल रहा है कि वो भी कंज्यूमर है, वो भी कंज्यूमर है जिसने कंसिडरेशन पे किया है अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जहां पे डेफर पेमेंट की बात की गई हो। और बच्चों ईएमआई में, हायर परचेज में और रिलीज में डेफर पेमेंट ही होती है। कुछ तो उसमें आज पेमेंट हो जाएगी, बाकी पेमेंट होती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आई आपको बात? यहाँ पे जो मेन मेन डेफिनेशन थी कंप्लीट हो जाती है। इसमें कुछ और बाद में भी लिखा है, लेकिन एक बार वापस से मैं आपको ये बुलवाना चाहूंगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती? क्या चीज? बिल्स रिसीवेबल, वो तो बेटा प्रॉमिस कर दिया ना। अब ध्यान से सुनो, मैं कस्टमर हूं नॉर्मली, इसके एक्ट के अकॉर्डिंग मैं कस्टमर हूं, मैं आपसे परचेज करके गया, ठीक है? और मैं आपसे परचेज करके मैंने प्रॉमिस कर दिया, क्या कर दिया? कि भाई मैं आपको पे कर दूंगा, है ना? अब प्रॉमिस भी कैसा किया मैंने? बिल लिखवाया, हमने जो अरेंजमेंट किया वो बिल लिखा, ठीक है ना? आपने बिल लिखा, मैंने उसे साइन करके दे दिया, या मैंने ही प्रोमिसरी नोट लिख दिया। मेरे ख्याल सारे बच्चों को फर्क समझ में आता होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्स रिसीवेबल एंड प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना? अब नहीं आता तो वो अभी पार्ट भी हम चालू कर ही चुके हैं, वो बाद में बताऊंगा आपको, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा, वहां पे बता दूंगा। तो अब सुनो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मैं कौन बन गया? मैं नॉर्मल कस्टमर था, मैं क्या बन गया? कंज्यूमर बन गया, बिकॉज मैंने क्या किया है? प्रॉमिस किया है। आपने उसे अपनी बुक में क्या लिख दिया? बीआर लिख दिया, कि मेरे को क्या मिलेंगे, मतलब अभी पैसा मिलने वाला किससे? बीआर से, बिल्स रिसीवेबल से। तो वो प्रॉमिस में आ गया। और किसी को कुछ पूछना है? चलो बोलो। एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन in which the consideration has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment। सारे बच्चों को ये बात समझ में आती है क्या? हाँ जी। हाँ जी बच्चों, आगे चले क्या? अगर इतनी बात समझ में आती है तो आगे देखो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। कंज्यूमर की डेफिनेशन में हम किसे भी काउंट कर लेंगे, किसे भी इंक्लूड कर लेंगे। ऐसा यूजर, कंज्यूमर नहीं बोला, पर्सन नहीं बोला, वो कोई भी यूजर, एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, उस गुड का यूजर, हु यूजेस गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। चलो एक केस स्टडी बताता हूं, उससे आपको फ्री लाइन समझ में आएगी। घर पे मम्मी वो लेके आती है ग्लो एंड लवली। आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, जनवरी में, फरवरी में और भी चलेगा, ठीक है ना? पापा लोगों को ऐसा कोई शौक नहीं रहता कि उन्हें ग्लो एंड लवली लगानी है या हैंडसम लगानी है, कुछ तो करके ना ही वो लेके आते। लेकिन हाँ तो उनका तो बस मुंह धो लिया उन्होंने, बस वही मेकअप है। हाँ जी, वो भी कह रहा है साबुन से। सुनो, सुनो ना इधर अभी, लेकिन सुनो ना, कभी कभी जब शादी में जाते हैं तो उनका भी ऐसा मन होता है कि यार आज तो थोड़ा बहुत हमें भी, मतलब ऐसा हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा फेयर होना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है, खासकर जब शादी में जाते हैं। अब क्योंकि क्या है, अपने लिए कुछ लेके नहीं आ रखा अलग से कोई प्रोडक्ट, ठीक है ना? अब ऐसा हुआ, ऐसे तैयार वैयार होके, तैयार क्या होना है उधर, ऐसे वो सही कह रहा है, मुंह धो करके वही उनके पास एक वो टू पीस है, एक शर्ट है, और वो टू पीस है, ऊपर से वो डालना है, हो गए तैयार, जूते पहने हो गई तैयार। लेकिन जब जाते हैं ना, जब सब तैयार होते हैं, जैसे मम्मी वगैरह सब तैयार होके जब ऐसे बाहर चले जाते हैं,
मतलब ऐसे बाहर गाड़ी में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार। तो ज्यादा तो नहीं आता था, नहीं यार थोड़ा बहुत तो कुछ कर लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आराम से मम्मी की ग्लो एंड लवली निकाली, सामने नहीं लगाएंगे, आराम से निकाली ग्लो एंड लवली थोड़ा सा, और ऐसे करके और लगा ली। अब हुआ यूं कि लेट सपोज उनकी वो उनको रिएक्ट कर गई, और वही उनकी स्किन रेड रेड हो गई, और उस पे रैशेस वगैरह हो गए। ठीक है, सुनो ना मित्तल साहब, सुनो ना, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी जो पापा को रैशेस हुए, क्या ये कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। वेरी गुड। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर। इसमें वो यूजर भी आएगा। पापा कौन है? यूजर है। किसके यूजर है? ऑफ सच गुड्स। सच गुड्स जो किसने परचेज किया था? मम्मी ने परचेज किया था, है ना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स हु यूजेस गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। जिसने वो गुड को यूज किया हो, किसकी अप्रूवल से? बायर की अप्रूवल से, जिसने वो खरीदा था। यहाँ पे वो ग्लो एंड लवली किसने खरीदी थी? मम्मी ने। लेकिन पापा ने मम्मी के अप्रूवल से यूज किया क्या उसे? नहीं किया ना। तो पापा यहाँ पे कंज्यूमर नहीं हुए। अभी जाके बोल रहे कोर्ट में हमने ग्लो एंड लवली लगाया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है ना। पहले तो वो कोर्ट पूछेगी आपको कि क्या आपने ये प्रोडक्ट यूज किया है विद द अप्रूवल ऑफ बायर, ठीक है ना। अब वो तो किया नहीं है, तो ये कंज्यूमर नहीं है, तो ये कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अब इसको ना, अब एक बच्चे ने मेरे को लास्ट टाइम सवाल पूछा कि नमन भैया ऐसे कोर्ट कैसे पता लगा? वो तो झूठ बोल देगा, उनके तो आपस में मियां बीवी का मामला है, तो आपस में तो बोल देंगे, झूठ बोल देंगे कि हाँ नहीं हमने तो अप्रूवल से यूज किया था। अब देखो वो हमारा यहाँ पे उसमें हमारा कोई रोल नहीं है ना, वो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट कैसे कराएगी, ठीक है ना। तो अपने को तो लॉ पढ़ना है ना। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि अगर तुमने अप्रूवल से यूज किया है तो तुम कंज्यूमर हो। किसकी अप्रूवल से? वर्मा जी, किसकी अप्रूवल से? बायर की अप्रूवल से। किसकी अप्रूवल से? बायर की अप्रूवल से। लेकिन अगर तुमने अप्रूवल से यूज नहीं किया तो आप कंज्यूमर नहीं हो। समझ में आ रही है बात आपको? हाउएवर 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 इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन। इसमें कोई भी वो इंसान नहीं आएगा, मतलब हम उसे कंज्यूमर नहीं मानेंगे। किसको? हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस। जिसने कोई भी गुड को परचेज किया हो, कंसिडरेशन पे करके किया हो चाहे भले ही, लेकिन उसने वो जो गुड को ऑब्टेन किया है, परचेज किया है, वो किसके लिए किया है? रीसेल के लिए किया है या कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए किया है? वेरी गुड, होलसेलर और रिटेलर। तो इसका मतलब ये है, अगर किसी होलसेलर और रिटेलर ने कोई गुड परचेज किया है और उसमें फिर उसे कुछ कमी लगती है, तो क्या वो कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकता है? नहीं, नहीं बेटा नहीं। उसे ना 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 उसे उसे कंज्यूमर ही नहीं माना। आम जिंदगी में देखोगे तुम बोलोगे भैया उसने परचेज किया है, कंसिडरेशन भी वो पे कर किया है, लेकिन उसकी जो इंटेंशन थी वो कंज्यूम करने की नहीं थी, रीसेल करने की थी, उससे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करने का था, उसको कोई भी धंधा बनाना था, बिजनेस बनाना था। समझ में आ रही है आपको बात? तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, उसे हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ बच्चों हमारे यहाँ पे क्या होती है, जो कंज्यूमर फॉर गुड्स होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? कंप्लीट होती है। एक बार इसे पढ़ो, थोड़ा डाइजेस्ट करो इसे, क्या है। हाँ, बिकॉज वो कंज्यूमर है ही नहीं है, वो तो रीसेल करेगा। क्या करेगा? रिटेलर परचेज करके लेके आया, गुड में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो केस नहीं कर सकता, बिकॉज वो कंज्यूमर नहीं है, इसकी डेफिनेशन से अलग रखा है, उसकी इंटेंशन उसे कंज्यूम करने की नहीं थी बैक एंड में। अच्छा, अभी यही प्रोडक्ट इसने किसको बेच दिया? किसको बेच दिया? फाइनली जो कंज्यूम करेगा, तो वो कर सकता है केस, लेकिन ये नहीं कर सकता, बिकॉज ये तो कंज्यूमर है ही नहीं है। इस एक्ट की डेफिनेशन ने साफ साफ बोला है कि कोई भी उस इंसान को हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे जिसने गुड्स को परचेज किया है रीसेल पर्पस के लिए या कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऑलरेडी इतना बर्डन भी है ना, और सारे किसको भी, यानी कि ये लाइन लिख करके इन्होंने किसको एलिमिनेट कर दिया?
जितने भी जो होलसेलर रिटेलर जो भी बिजनेसमैन है सबको एलिमिनेट कर दिया, अदरवाइज तो कोर्ट के ऊपर और भी बर्डन बढ़ जाएगा। फाइनली ये जो एक्ट लेके आया वो किसके लिए लेके आया? कंज्यूमर के लिए। ऐसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही ना बात? अब जो ब्यूटी, सुनो ना, जैसे तुम ये बोल रहे कि जो ब्यूटी पार्लर वाली क्या कर रही है, वो प्रोडक्ट को खरीद के लेके आ रही है, ठीक है ना। अब वो क्या कर रही है कि वो जो प्रोडक्ट को खरीद करके लेकर के आई, अब मान लिया वो प्रोडक्ट में क्या निकल गई, कुछ खराब ही निकल गई, तो बताओ, तुम बताओ, मैं सारे बच्चों से पहले पूछना चाहता हूँ, वो कर सकती है कि नहीं कर सकती है केस? नहीं कर सकती। बिकॉज, अच्छा सुनो ना, सुनो, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग है, सही रहा कि आपने ये टाइम से रहते एग्जाम्पल पूछ लिया। क्या ये रीसेल के लिए है क्या? रीसेल तो करेंगी नहीं वो, लेकिन इनसे कुछ क्या कर रही है? कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है। क्या कर रही है? अब मान लो वो चिंटी को दिक्कत हो गई, तो चिंटी ठोकेगी किसको? तो ब्यूटी पार्लर वाली को। समझ में आ रही ना बात? मिलते कोर्ट में अब, ठीक है ना। ये हल्के वाला क्या लगाया? लोकल लगाया है, ठीक है ना। जो भी प्राइमर वगैरह जो भी होता है, पुट्टी जो भी होती है वो, हंस रहे हो तुम, तो वही तो होता है, ऐसे तो बोलते हैं। पेंट, पुट्टी, प्राइमर सब होता है भाई। क्या? उतारने के लिए भी कुछ आता है? मेकअप रिमूवर। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या? कहाँ पे? वहां पे सेलर भी आ सकता है क्या? आप ऐसा बोल रहे हो, यानी कि ये बोल रहे हो आप, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स हु यूजेस गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द सेलर। नहीं आएगा, बायर ही आएगा। बिकॉज यहाँ पे सेलर की अप्रूवल क्यों चाहिए हमें? सेलर की अप्रूवल क्यों चाहिए? यहाँ पे बोल रहा है कि पता किसको कवर किया यहाँ पे? जैसे एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई, सुनो, ये लाइन क्यों डालनी पड़ी उसका बैक एंड में समझ लो थोड़ा और डिटेल में। हुआ ये कि लेट सपोज प्रोडक्ट तो मैं खरीद के लेके आया, लेकिन मेरे घर पे यूज करने वाले और भी बंदे थे, अब उनको प्रॉब्लम हो गई। अगर ये लाइन ना होती तो हम केस नहीं कर सकते थे, क्योंकि खरीद के तो मैं लेके आया हूं, कंसिडरेशन मैं पे करके आया हूं। समझ में आ रही है बात? और मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, हालांकि मेरे फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम हुई है। मुझे बताओ, ये जेन्युइन केस है या ऐसी फर्जी केस है? जेन्युइन केस है कि नहीं है कि भाई खरीद के हमारी फैमिली में हम खरीद के लेके आए और हमने यूज नहीं किया, हमारी फैमिली वालों ने यूज कर लिया, उन्हें प्रॉब्लम हो गई, हम कोर्ट में जा ही नहीं सकते थे, हालांकि हम कंसिडरेशन वंसिडरेशन सब पे करके आए हैं। बिकॉज गलत मेरे साथ तो नहीं हुआ ना। समझ में? दैट्स वाई लाइन डाली कि अगर हमारी फैमिली में से या कोई हमारे जानकार जो भी है, खासकर फैमिली के लिए, कि अगर किसी बंदे ने वो प्रोडक्ट यूज किया है, बशर्ते वो प्रोडक्ट यूज किया हो किसकी अप्रूवल से? बायर की अप्रूवल से। यानी कि बायर को पता हो कि हाँ ये यूज करना है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बायर को पता है ना कि उसको डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है, उसकी कैसे उसे यूज करना है, कितनी सी डोसेज लेनी है ना, कितने टाइम उसे अप्लाई करना है, किस इसकी, जैसे मान लिया मैं अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात करूं तो किस स्किन टाइप पे उसे क्या करना है, अप्लाई करना है। अब सामने वाला विदाउट इंफॉर्मेशन के उसे यूज कर लेगा तो फिर तो उसी की गलती है ना। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला कि बायर की अप्रूवल से, सेलर की अप्रूवल क्यों चाहिए? सेलर से तो खरीद के लेके आ गए हम, अब उसकी अप्रूवल कहाँ लेने जाएंगे हम, है ना। हमारे घर में ही कोई खरीद के लेके आया, लेकिन हमें यूज करना है, तो जो खरीद के लेके आया तो उससे पूछो कि मैं यूज कर लूं क्या? अब वो बताएंगे ना ये तुम्हारी स्किन टाइप के लिए क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो तुम पहले ही, वो आपको क्या कर देगा, वो आपको प्रोएक्टिव कर देगा। क्या कर देगा? प्रोएक्टिव। लेकिन अगर आपने क्या नहीं किया, आपने पूछा तो है नहीं, और फिर आपको दिक्कत हो गई, और उल्टा आप आकर के कोर्ट को क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो अननेसेसरी हमारा टाइम गला रहे हो ना आप। समझा क्या आपको? अरे तेरे को भाई पूछ लेना चाहिए था, तो तेरे को प्रॉब्लम होती ना, हमारे पास आता ही ना तू, ठीक है ना। और क्योंकि तूने पूछा नहीं है, अब तो भुगत, तू कंज्यूमर नहीं, तू कोर्ट में नहीं आ सकता। समझ में आई ना बात आपको? एक बार वापस से पढ़ो, और फिर मैं पूरी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। सुनो, आपको क्वेश्चन समझा क्या है?
क्वेश्चन ये है कि हमारे घर में कोई एक बंदा कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आया और कोई उसे दूसरा बंदा हमारी फैमिली का यूज करना चाहता है, और जो यूजर है, मतलब जो प्रोस्पेक्टिव यूजर है जो यूज करना चाहता है प्रोडक्ट को, उसने बायर से अप्रूवल मांगी, ठीक है, और बायर ने क्या कर दिया, उसे बोला कि इसमें ऐसे ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बात तो ये है कि यहाँ पे अप्रूवल नहीं आई क्योंकि उसने मना कर दिया, और उसने फिर भी यूज किया, फिर भी क्या किया, यूज किया, तो अपने रिस्क पे किया, एक रीजन। दूसरी बात ये, दूसरा रीजन भी देता हूं बच्चों आपको, अगर मतलब ऐसा समझो कि अगर वो बंदा कोर्ट में चला गया कि भाई ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह, और मेरे अंदर ऐसा समझो कि जज की आत्मा आ गई हो, तो मैं ऐसा जजमेंट, मैं उसे लॉजिक क्या दूंगा, मैं लॉजिक ये दूंगा, एक तो जो मैंने आपको बताया कि भाई जब उसने, हमने क्या बोला है कि जो बायर है, बायर के अप्रूवल से यूज करने का, जब उसने बोला था कि इसमें तेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसका मतलब अप्रूवल तो है नहीं है, एक बात। दूसरी बात है, चल ठीक है, एक बार को मान लेते हैं कि अप्रूवल है, क्या है, अप्रूवल है। उसने ऐसा बोल दिया कि भाई इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी तू देख ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी तो बोल सकते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू यूज कर ले। हाँ बोलो ना। अच्छा, जब उसने तेरे को हल्का सा इंटीमेशन दिया था और अब तू अपने राइट क्लेम करने आ गया, क्या क्लेम करने आ गया, राइट क्लेम करने आया। भाई ढोकले ढक्कन, तुझे उसके पहले नमन भैया ने पढ़ाया नहीं था? तू अगर राइट क्लेम करना चाहता है, अगर तू अपने राइट क्लेम करना चाहता है तो तेरे को अपनी, बोल दो ना, तेरे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था, रीड लेबल केयरफुली, आपको उस प्रोडक्ट के बेनिफिट पता होने चाहिए और उसमें उससे होने वाली प्रॉब्लम, जो उसमें रिस्क है, वो पता होना चाहिए। तूने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल करी नहीं, और सारे बच्चों को पता है जब हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करी तो किसके राइट, कौन से राइट, कैसे राइट, कौन से राइट मांगने आया भाई, जब तूने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं की। इधर निकल, टाइम फूटी मत कर, समझ में आया ना, वैसा। फिर प्रॉब्लम हुई तो फिर तो केस कर ही सकते हैं, फिर तो कंज्यूमर है, फिर तो यहाँ पे कवर हो गया ना। देखो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स हु यूजेस गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, और फिर प्रॉब्लम हुई है तो अब तो जाएंगे, अब कोई टाइम फूटी नहीं है कोर्ट की, है ना भाई, इसने अप्रूवल दी, ठीक है ना, और मैंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, जैसे कंपनी की डायरेक्शन थी ऐसे ऐसे यूज करना, मैंने वैसे ही यूज किया, फिर भी प्रॉब्लम हो गई। आप तो भाई इसी मसले के लिए तो क्या लेके आया, कोपरा 2019 लेके आया, समझा ना, अभी तो कोर्ट में जा सकते हैं। बोलो आपको समझ में आती है क्या? सारी केस स्टडी, बहुत सारी केस स्टडी यहाँ से डेवलप हो सकती है छोटे से टैक्स से, ठीक है ना। किसी के और माइंड में कोई सिचुएशन बन गई तो पूछ लो, अदरवाइज मैं बहुत जल्दी से सर्विसेज पे आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं कर, तो फिर तुम बोल रहे हो उसके साथ तो गलत होगा। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये भी सुनो। वर्मा जी कह रहे हैं हमारे कि एक मैन्युफैक्चरर जीन्स बनाता है और एक होलसेलर क्या करता है, इन बच्चों को बुला लो अंदर। हाँ जी, एक जो होलसेलर है, वो होलसेलर परचेज करता है किससे, मैन्युफैक्चरर से, जीन्स मैन्युफैक्चरर से। और जो जीन्स मैन्युफैक्चरर है, नमस्ते, जो जीन्स मैन्युफैक्चरर है उसने उसे वाहियात प्रोडक्ट दिया। तो सवाल ये है कि होलसेलर के, भाई बातें मत करो, आराम से बैठ जाओ। सवाल ये है कि जो होलसेलर है, तो होलसेलर के साथ तो गलत हुआ, तो वो कहां पे अपने जाके दुखड़ा रोएगा। सुनो बच्चों, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सीपीए यानी कि कोपरा 2019 के अकॉर्डिंग वो बंदा कंज्यूमर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसे कोपरा 2019 के अकॉर्डिंग न्याय नहीं मिलेगा तो उसे भारत भर में न्याय नहीं मिलेगा। भारत में और भी कानून है ना, इस कानून के तहत, यानी कि इसका रेफरेंस देकर के वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता, लेकिन सेलर के लिए और दूसरे कानून है जिसको बेस में रख करके, जिनका रेफरेंस लेकर के वो क्या कर सकता है, किसको सू कर सकता है। समझते ना आप, सू करना क्या होता है, SUE, केस करना। किसको, मैन्युफैक्चरर को सू कर सकता है, उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन इस एक्ट में नहीं कर सकता, किसी और दूसरे एक्ट में करेगा, जो उसे, जो भी कोई एक्ट अलाउ करेगा। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का अपना स्पेसिफिक भी हो सकता है कि इस
हाँ कोर्ट में जा सकता है, लेकिन इस एक्ट के तहत नहीं जा सकता। समझ में आ रही है ना आपको बात? ऐसा नहीं कि उसके साथ अन्याय हो जाएगा तो उसे न्याय मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, मिलेगा, लेकिन इस कानून में नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये कानून तो प्योर प्योर किसके लिए है? कंज्यूमर के लिए। बोलो बात समझ में आती है क्या? हाँ जी। चलो सारे बच्चों से थोड़ी गुजारिश करूंगा 5 मिनट और थोड़ा वेट कर ले, एक बार मैं टॉपिक पूरा कर दूं तो आज की क्लास हमारी फिर हम रैप करके और इंडियन इकोनॉमिक चालू करेंगे। हाँ जी, वापस से कंज्यूमर कौन होता है? गुड्स के लिए बात करनी है अपने को कि गुड्स के लिए कंज्यूमर कौन होता है? एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन विच द कंसिडरेशन हैज बीन पेड और promised or partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment। ये तो ऊपर का टेक्स्ट है, साथ में और भी चीजें कुछ बताइए इस डेफिनेशन में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड who uses such goods with the approval of buyer. However, 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 it does not include any person who obtain goods for resale or any commercial purpose। रीसेल और कमर्शियल के बीच में और है कि एंड है? और जस्टिफिएबल है कि नहीं है? ये एंड जस्टिफिएबल होना चाहिए, और जस्टिफिएबल है तो रीसेल कर रहा हूं यानी कि होलसेलर रिटेलर, और कमर्शियल पर्पस में जैसे आपने ब्यूटी पार्लर वाला क्वेश्चन मेरे को पूछा था। समझ में आई आपको बात? एक बार कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज पढ़ के देखो अपने मन में पढ़ के देखो, और मुझे ये फर्क बताओ कि ये फर्क कहां कहां पे आ रहा है। हाँ सर्विसेज में, कंज्यूमर ऑफ सर्विस, डिफरेंसेस पॉइंट आउट करो इसमें। हायर और अवेल, हाँ जी, सर्विसेज तो यही है वो, मतलब उससे अलग बताओ। वेरी गुड, बेनिफिशियरी, अवेल, हायरर, वेरी गुड। यहाँ पे क्या नहीं है? रीसेल नहीं है। बहुत अच्छा, मेरे ख्याल आपको ज्यादा कुछ नहीं तो 30-40% तो समझ में आ गया होगा। कुल मिला के जैसा मैंने आपको बोला था कि बेस में कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, क्योंकि सर्विसेज के लिए इंग्लिश के वर्ड्स अलग यूज करेंगे हम, तो बस वही वर्ड्स चेंज है। यहाँ पे सर्विसेज को परचेज नहीं की जाती, सर्विसेज को या तो हायर की जाती है या अवेल की जाती है, उतना ही फर्क है, बाकी सब सेम चल रहा है। सर्विसेज का यूजर नहीं होता है, सर्विसेज का बेनिफिशियरी होगा। सर्विसेज का क्या होगा? उसका एग्जांपल भी दूंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, वही वापस से सर्विसेज क्या नहीं की जाती है? यूज नहीं की जाती है या परचेज नहीं की जाती है, अवेल की जाती है। अच्छा, जो सर्विसेज जिसने पहले ली थी, है ना, उसे हम परचेजर तो बोलेंगे नहीं, परचेजर तो बोलेंगे नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? हायरर। जिसने ओरिजिनली क्या की थी? हायर की थी। छोटे छोटे वर्ड क्रैक कर रहा हूं, उसके बाद पूरी डेफिनेशन पे आता हूं। वापस से अवेल वर्ड रिपीट हुआ है, वो उसका मीनिंग बता चुका हूं मैं आपको, बाकी सब सेम है, बस क्या नहीं है यहाँ पे? रीसेल नहीं है। क्यों नहीं है रीसेल? सर्विस को रीसेल कैसे कर दो? ऐसे मान लिया अभी तुम मेरे से पढ़ के गए, बाहर जाके बेच दिया, पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है नहीं। तो लेकिन सर्विसेज हम कमर्शियल पर्पस के लिए क्या करते हैं? लेते हैं, है ना। जैसे बच्चे, मैंने कोई सर्विस ली और मैं उस सर्विस में कुछ तो मॉडिफिकेशन करके, है ना, उस सर्विसेज को बेस में रख करके कोई दूसरी सर्विस क्या कर रहा हूँ? जनरेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दूसरी सर्विस जनरेट कर रहा हूँ, तो वो तो एक टाइप से इंटरमीडिएट हो जाएगी, तो रीसेल आएगा नहीं यहाँ पे, कमर्शियल आ सकता है। वापस से शुरू करता हूँ। कोई भी वो इंसान, कोई भी वो पर्सन, जैन साहब, कोई भी वो पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस, जिसने अवेल की हो या हायर की हो कोई भी सर्विस फॉर कंसिडरेशन, लेकिन बदले में कुछ पे करके आया हो, इन विच द कंसिडरेशन, जहां पे जो कंसिडरेशन है ना, जो हमने पे करना है बदले में, कंसिडरेशन हैज बीन पेड, या तो हम पे कर चुके हैं, और प्रॉमिस, या हमने प्रॉमिस कर दिया है, और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस, आपने पार्टली पे कर दिया है
और पार्टली प्रॉमिस कर दिया और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। हाँ, ईएमआई। और इसमें बेसिकली मतलब सर्विसेज के लिए ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता, बस उसमें एक पर्टिकुलर ये अरेंजमेंट रहेगा कि जी इतनी पेमेंट आप ही ले लो, बाकी हम एक अपने उससे क्या कर लेंगे, हम हमारी कंसेंट से क्या कर लेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे कि इतनी इतनी पेमेंट हम आपको इस तारीख में करने वाले हैं। समझ में आ रही है बच्चों बात? अच्छा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज हु अवेल सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ द हायरर। आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपने स्लिप बनवा ली और आपकी जो प्रेस्क्रिप्शन है वो भी मतलब ऐसे बस आपका नंबर आने वाला है, आपने बना ली, बाहर काउंटर पे बनवा ली आपने, वो पूरी फाइल अपनी तैयार करवा ली डॉक्टर के पास जाने से पहले, ठीक है। अचानक से आपको हुआ यूं कि आपको कहीं जाना पड़ गया, कॉल आ गई आपकी और आप अर्जेंट में आप निकल लिए उधर से। आपने कंपाउंडर को बोला कि भैया ये पर्चा हम बना चुके थे, ये हमारा दोस्त भी साथ में आया, वैसे तो इसको भी दिखाना था, लेकिन अब क्या है कि पर्चा बनवाया मैंने अपना, लेकिन मेरे को कुछ काम है, अब आप एक काम करते हैं कि हम रिफंड तो मांगते नहीं है आपसे, ठीक है ना, आप एक काम करो, इसी पर्चे में थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट करवा के नाम वाम चेंज करवा के जैसा भी करना है, तुम अपने रिकॉर्ड के लिए नाम चेंज करना है, बेसिकली मेरी अप्रूवल ये है कि आप इसे क्या कर दो, इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन दिलवा दो डॉक्टर से, ठीक है ना। उसने अप्रूवल दे दी, अंदर भेज दिया। बाद में डॉक्टर ने, ऐसा मान लेते हैं डॉक्टर ने केयरलेसनेस के साथ क्या कर दी, प्रेस्क्राइब कर दी उसे, जो मेडिकोज थी वो केयरलेसनेस के साथ क्या कर दी, प्रेस्क्राइब कर दी, उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, वो चला गया किस में, कोर्ट में। ये पूरी कहानी सुना रहा हूँ, पूरी केस स्टडी सुना रहा हूँ, है ना, जो हिंदी में आपको बहुत अच्छी अच्छी लग रही होगी सुनने में कहानी, जब वो इंग्लिश में आएगी ना 2 पेज में छप के, तो बच्चा सोचता है भाई कौन पढ़ेगा इतनी, ठीक है ना, ये क्या है, वो उसे आराम से पढ़ने का तो डाइजेस्ट होगी। तो अब होगा क्या, तो वो कोर्ट में चला गया वो बंदा। अब जब कोर्ट में गया तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो डॉक्टर ने अपने उसके लिए, अपने बचाव के लिए, है ना, लीगल सूट को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया होगा। अब वो दलील दे रहे हैं कोर्ट में जाकर के, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, क्या कह रहे जी, कंज्यूमर ही नहीं है, ये कंज्यूमर ही नहीं है, क्योंकि पर्चा तो किसी और का बना था, ये तो खामेखा दिखाने आ गया ऐसे ही, ये तो कंज्यूमर ही नहीं है। आप मुझे बताओ कोर्ट मानेगी क्या? डॉक्टर साहब, आप प्रेस्क्राइब करते हो उतना ही सही है, इधर लॉ में मत घुसो, है ना, वो हमें पता है कि लॉ क्या है क्या नहीं है। उन्होंने क्या बोला, इट ऑल्सो इंक्लूड एनी बेनिफिशियरी, ये बेनिफिशियरी है, ये जो फ्रेंड है जो जिसने दिखाया है ना, ये बेनिफिशियरी है ऑफ सच सर्विसेज, किन सर्विसेज का, उन सर्विसेज का, हु अवेल सर्विसेज, जो अवेल की है जिसने सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ द हायरर, किसकी अप्रूवल से, इसने बोला देखो, ये बोल के गया कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तू दिखा ले, मेरे को कहीं जाने का है, तुमने अप्रूवल दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने प्रेस्क्राइब भी कर दिया, तो ये बेनिफिशियरी है, कौन है, और बेनिफिशियरी को हम कंज्यूमर के डेफिनेशन में काउंट करेंगे, उसे इंक्लूड करेंगे। हाउएवर 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 लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन, इसमें वो इंसान नहीं आएगा हु अवेल्स ऑफ सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, जिसने कोई भी सर्विसेज को क्या किया है, अवेल किया है, लेकिन किस पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से। बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि इसमें केवल इंग्लिश के वर्ड चेंज हुए हैं, वो भी सर्विसेज की वजह से। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार बिना देखे पूरा बोलेगा आप, गुड्स। हाँ जी, देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि जो ओरल कंसिडरेशन है, जो ओरल में आपने किया है वो भी वैलिड है, और जो रिटन है वो भी वैलिड है, लेकिन हम फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी और सेफर साइड पे अगर खेले तो रिटन में होना चाहिए, बिकॉज उसका प्रूफ रहता है, उसको आप आसानी से एविडेंस के तौर पे यूज भी कर सकते हो। अब जैसे कि बच्चे लोगों, मैं आपका थोड़ा एक जो आपने पूछा उसे एग्जांपल से बताता हूँ। हम बस स्टैंड पे जाते हैं, ठीक है ना, अब वो सामने वाला आवाज लगा रहा है, मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर, बैठो 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 मुजफ्फरनगर, महावीर चौक महावीर चौक महावीर चौक, ऐसा करके, समझ में आ रही है? उसने मेरे को तो नहीं बोला ना कि भाई तू आ, चल हम कांटेक्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है ना, वो बोल रहा था, और जैसे हम गाड़ी में ऊपर चढ़ गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रही है ना? और देखो, एक चीज होती है, एक चीज तो होती है ओरल,
ये ओरल के भी पहले एक चीज होती है, एक चीज होती है इम्प्लाइड। क्या होती है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो प्रैक्टिस ही उस बिजनेस में ऐसी चलती है और तुमने वैसा एक्शन परफॉर्म कर दिया तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हालांकि कोई आपस में हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, भाई साहब मैं बैठ जाऊं, आप मेरे से पैसा ले लेना, मुझे वहां पे छोड़ देना, ऐसी कोई बात नहीं, ओरल भी बात नहीं हुई, कोई हमने लिखित में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया रिटर्न में, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? इम्प्लाइड है। जब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना डिटेल में उन्होंने बताया है कि इम्प्लाइड भी वैलिड है, तो ओरल और रिटन तो वैलिड होता ही है, ओरल भी वैलिड है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए बच्चे लोगों, रिटन में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इसको स्क्रीन से हटा दूं तो सारे बच्चे एक बार कंज्यूमर फॉर गुड्स कौन होता है और सर्विसेज के लिए कौन होता है कंज्यूमर, आप बोलिएगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ और चीजें भी है बच्चों इसमें, वो आज तो नहीं बता पाऊंगा आपको, कल बता पाऊंगा। हाँ, कंज्यूमर फॉर गुड्स बताना है। एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन विच द कंसिडरेशन हैज बीन पेड और promised or partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment. It also includes any person बोलोगे, यूजर बोलोगे, the user of such goods who uses such goods with the approval of buyer. However, it does not include any person who obtain goods for resale or any commercial purpose. कोई डाउट तो नहीं है? कंज्यूमर फॉर सर्विसेज, एनी पर्सन हु बाय हु अवेल्स और हायर any services for consideration in which the consideration has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any scheme of deferred payment. It also include any beneficiary of such services who avails such services with the approval of hirer. However, it does not include any person who avails services for commercial purposes. बच्चों मल्टीपल केस स्टडीज, कम से कम 15-20 टाइप की केस स्टडी, इधर से जो भी आपने क्वेश्चन पूछा वही केस स्टडी है, मेन कॉन्सेप्ट वही है, बाकी ऊपर नीचे की सब कहानी रहेगी। इतने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल करके आते हैं। अगर आपने ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है तो वो केस स्टडीज आप सारी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो कितना बहुत गहराई थी ना, वो डेप्थ थी ना इसमें, मेरे ख्याल इतना डेप्थ में मैंने पूरे बिजनेस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हुआ, बिकॉज ये लॉ में एज इट इज है तो इसको एज इट इज ही पढ़ना होगा। ऐसी जनरल इंग्लिश नहीं है कि हम अपने मन से, मैंने अपने मन से कुछ भी एग्जांपल दे दिया, तुमने अपने मन से कुछ भी समझ लिया, अपने मन से कुछ भी लिख दिया, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, एज इट इज लिखना पड़ेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, जैसा है वैसा ही है, जो है सो है। हाँ, उसके रेंट पे कार लेके हम आपने चलाई, उसमें भी जैसी सवारी वगैरह दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? आपकी कार है और उनकी कार है, आपने रेंट पे ली है। हाँ, विदाउट ड्राइवर, तुमने उनसे विदाउट ड्राइवर ली है। अच्छा, वो भी विदाउट ड्राइवर। अच्छा, उनकी कोई परमिशन नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो तुम्हारे को ठोकेगा ना, वो तो वो तो तुम्हारे भाई, उसने किससे ली है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो तुम्हारे को ठोकेगा, उससे क्या मतलब है कि तूने किससे ली है कि नहीं ली है। अच्छा, मजे की बात ये है कि वो तो तुम्हें ठोकेगा ही, साथ में वो भी ठोकेगा मेरी बिना अप्रूवल के लिए मेरी प्रॉपर्टी दूसरे को कैसे दे दी, वो इस एक्ट में नहीं करेगा, वो किसी और एक्ट में तुम्हें ठोकेगा। कॉन्ट्रैक्ट तो भाई, मेरी प्रॉपर्टी मैंने तेरे को देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तूने दूसरे को कैसे दे दी, ठीक है ना। हाँ जी, आज के लिए इतने रखे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। अच्छा, आज के लिए कुछ है क्या, कुछ अरेंजमेंट है? अरे वाह, क्या खुशी दी आपने। हाँ जी, स्कूल जाना है, जाना है स्कूल। आपने कितने बजे आ जाते हो स्कूल से? हम आ जाते हैं 3 बजे।
3 3 यहाँ पे आ सकते हो आप? शायद आ सकते हो। तो बच्चों मैं 11th वालों का करूंगा टाइम चेंज। 11th वालों को तो बुला लूंगा मैं पहले, ठीक है ना, उन्हें कर लूंगा मैं एडजस्ट, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा है 3 से, विकास सर यहाँ कितने बजे तक होता है? वैसे कितने बजे तक होता है? 5 तक होता है ना, 5 बजे तुम फ्री हो जाते हो, बस तो 3 से 5 रहेगा। 3 से 4 में तो हम पढ़ेंगे क्या? नहीं, बिजनेस। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे पीछे कर सकते हैं सब्जेक्ट को हम, ठीक है ना। और 4 से 5 में पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो आज की हमारी स्केड्यूलिंग रहेगी। कल की सुबह की कुछ है प्लानिंग आपकी? बोलो ना, सुबह की कोई प्लानिंग है? स्कूल जाने का आपको? कल संडे है, फ्राइडे सैटरडे, कल मेरे को भी कहीं नहीं जाना है। हाँ जी, तो कल तो 1.5 घंटे की क्लास रहने वाली है। कल बोलो, कल तुम्हारी मर्जी का टाइम, तुम्हारी मर्जी का टाइम बोलो। 9 से 10:30। हाँ जी, क्यों? यार 9 बजे तो नॉर्मल गाड़ी चलेगी। चलो 1 मिनट।